दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ यूडीसी चैनल पे आपका स्वागत है। यह आईपीसी के फोर्थ सेशन का सेकेंड वीडियो है। फोर्थ सेशन में आपको धारा 299 से लेकर के 377 तक का सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फोर्थ सेशन के अंतर्गत कवर करा जाएगा। फोर्थ सेशन का यह सेकेंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो बनाया जा चुका है। फोर्थ सेशन में सेकेंड वीडियो में आज हम सेक्शन 299 एंड 300 तक का अत्यधिक संभावित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 21। क्या क्वेश्चन नंबर 21 में अगस्टाइन सल्दान बनाम कर्नाटक राज्य का वाद किससे संबंधित है? ओके, ऑप्शन नंबर ए हत्या से संबंधित है, ऑप्शन बी बलात्कार से संबंधित है, या फिर ऑप्शन सी हत्या एवं सदोष मानववाद में अंतर से संबंधित है, ऑप्शन डी प्रयास से संबंधित है। मैं आपको बता दूं, अगस्टाइन सल्दाना बनाम कर्नाटक राज्य का वाद संबंधित है, किससे संबंधित है? हत्या एवं सदोष मानववाद में अंतर से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान में 2008 में पूछा जा चुका है। चलिए मैं इसका व्याख्या बता देता हूँ। अगस्टाइन सल्दाना बनाम कर्नाटक राज्य AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस वाद में हत्या एवं सदोष मानववाद में अंतर से संबंधित है। 26 अगस्त 2003 को उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति दोराई राजूस्वामी तथा अरिजीत पसायत के खंडपीठ द्वारा निर्णित किया गया। न्यायालय ने इस वाद में हत्या एवं सदोष मानववाद में अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि सभी हत्या सदोष मानववाद होता है, किंतु सभी सदोष मानववाद हत्या नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्या क्वेश्चन 22 में अभियुक्त ने अपनी पत्नी को गिरा दिया तथा अपना एक घुटना उसके सीने पर रखा और उसके मुंह पर बंद मुट्ठी से 2 या 3 बार कठोर प्रहार किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। साक्ष्य यह दर्शाता था कि पहुंचाई गई क्षति प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी की मृत्यु के लिए पर्याप्त नहीं थी। अभियुक्त किस अपराध का दोषी है? ओके, ऑप्शन नंबर ए हत्या का दोषी है, ऑप्शन बी आपराधिक मानववध जो हत्या कोटि में नहीं आता है उसका दोषी है, या फिर ऑप्शन सी घोर उपहत्या का दोषी है, या फिर ऑप्शन डी वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। यह क्वेश्चन आपको MP सिविल जज 1983 में तथा छत्तीसगढ़ सिविल जज 2006 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो मैं बता दूं इस स्थिति में क्या होगा। इस स्थिति में वह अभियुक्त क्या होगा? आपराधिक मानववध जो हत्या कोटि में नहीं आता है उसका दोषी होगा। कैसे दोषी होगा? चलिए मैं इसको व्याख्या के माध्यम से इसे स्पष्ट करता हूँ। क्योंकि यह अभियुक्त द्वारा पहुंचाई गई क्षति प्रकृति के समान अनुक्रम में किसी की मृत्यु के लिए पर्याप्त नहीं थी, अतः अभियुक्त आपराधिक मानववध जो हत्या कोटि में नहीं आता है उसका दोषी है। यह समस्या रेग बनाम गोविंदा के वाद पर आधारित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वह आपराधिक मानववध जो हत्या कोटि में नहीं आता है उसका दोषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है 23 में? अ को ब अचानक और गंभीर प्रकोपन देता है। अ इस प्रकोपन से ब पर पिस्तौल चलाता है। वह गोली स को लगती है जो दृष्टि से बाहर था और स मर जाता है। अ ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? ऑप्शन नंबर ए हत्या, ऑप्शन बी आपराधिक मानववध, ऑप्शन सी उपेक्षा द्वारा मृत्यु कायित करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके, क्वेश्चन आपको MP सिविल जज 2004 से 2005 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या हुआ है। अ को क्या करता है? ब अचानक और गंभीर प्रकोपन देता है। परिणाम स्वरूप क्या करता है? अ इस प्रकोपन से क्या करता है? ब पर पिस्तौल चलाता है, परंतु वह गोली किसको लगता है? वह गोली स को लगता है जो कि उसकी दृष्टि से बाहर था। यहाँ पर स मर जाता है। तो अ कौन सा अपराध का दोषी होगा? तो अ होगा आपको आपराधिक मानववध का दोषी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैं इसका व्याख्या बता देता हूँ। भारतीय दंड संहिता के धारा 300 हत्या के प्रथम अपवाद के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए गंभीर और अचानक प्रकोपन के परिणामस्वरूप उस व्यक्ति की अथवा उससे भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की हत्या, दुर्घटना या भूलवश कारित कर देता है तो वह आपराधिक मानववध के अपराध का दोषी होगा, हत्या का अपराध का दोषी नहीं होगा। बातें बताई गई है, कहाँ बताई गई है? बातें बताई गई आपको IPC के सेक्शन 300 के सब क्लॉज फर्स्ट में बताया गया, अर्थात अपवाद फर्स्ट में बताया गया। ओके, जिसको बोला जाता है प्रकोपन है वह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्या क्वेश्चन नंबर 24 में?
क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय दंड संहिता की धारा की 300 का अपवाद फर्स्ट में प्रयुक्त शब्द गंभीर व अचानक प्रकोपन का अभिवाक है, अर्थात गंभीर और अचानक प्रकोपन का क्या अर्थ है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, यह एक विधि का प्रश्न है। ऑप्शन बी, यह एक तथ्य का प्रश्न है। ऑप्शन सी, विधि व तथ्य के मिश्रित प्रश्न है। तो ऑप्शन डी, विधि के अंतर्गत एक अवधारणा है। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएसजे 2014 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 में जो शब्द प्रयुक्त किया गया है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि वह गंभीर जो अचानक प्रकोपन है यह किसका प्रश्न है? या तथ्य का प्रश्न है, विधि का प्रश्न नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अर्थात किसका प्रश्न है? यह तथ्य का प्रश्न है। ओके, यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएसजे 2014 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए मैं इसका व्याख्या के माध्यम से और स्पष्ट कर देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 में प्रयुक्त शब्द गंभीर व अचानक प्रकोपन का विभाग एक तथ्य का प्रश्न है, क्योंकि आंशिक बचाव के लिए गंभीर व अचानक प्रकोपन को तभी आधार बनाया जा सकता है जबकि निम्नलिखित तथ्य को सिद्ध कर दिया जाए। पहला, प्रकोपन कारित किया गया हो। दूसरा, प्रकोपन आकस्मिक एवं गंभीर होना चाहिए। तीसरा, ऐसे आकस्मिक और गंभीर प्रकोपन के कारण अपराधी आत्मसंयम की दृष्टि से वंचित हो, आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो गया हो तथा जिस व्यक्ति ने प्रकोपन दिया है उसकी मृत्यु या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूलवश या दुर्घटनावश की गई हो, तभी क्या होगा? आईपीसी के सेक्शन 300 के अपवाद फर्स्ट लागू होगा। ओके, अर्थात आईपीसी के सेक्शन 300 के अपवाद 1 में जो बताया गया है गंभीर व अचानक प्रकोपन, उसका तात्पर्य कैसा? तथ्य का प्रश्न है, यह विधि का प्रश्न यह नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या 25 में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, अर्थात सही कथन को सिलेक्ट करना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, हर सदोष मानववध हत्या है। ऑप्शन बी, उपेक्षापूर्ण कृत्य से मृत्यु करना हत्या है। ऑप्शन सी, हर हत्या सदोष मानववध है। ऑप्शन डी, झगड़े के दौरान की गई मृत्यु हत्या है। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान सिविल जज 2001 तथा एमपी सिविल जज 2011 में एंड 1999 में भी पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? सत्य कथन है कि झगड़े के दौरान की गई मृत्यु हत्या है। ओके, तो फिर अन्य ऑप्शन पर भी बात कर लिया जाए तो अन्य ऑप्शन क्या है? हर सदोष मानववध हत्या है, गलत है। हर सदोष मानववध हत्या नहीं होता है। एंड बी क्या है इसका? उपेक्षापूर्ण कृत्य से मृत्यु करना हत्या है, यह भी गलत है। तथा साथ ही साथ ऑप्शन सी, हर हत्या सदोष मानववध है, यह भी गलत है। ओके, सही ऑप्शन कौन है? सही ऑप्शन है कि झगड़े के दौरान की गई मृत्यु हत्या है। कैसे हत्या होती है, चलिए मैं इसको व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट कर देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के प्रथम पैरा के अनुसार आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह धारा में वर्णित अपवादों में न आता हो और धारा 300 के चारों खंड में वर्णित दशाओं में किया गया है। उपरोक्त वाक्यांश का दूसरा अर्थ यह भी है कि प्रत्येक हत्या में मानववध अवश्य ही समाहित है। इस प्रकार सी में दिया गया विकल्प क्या कथन सत्य है। ओके, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हर हत्या सदोष मानववध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ना कि डी है। ओके, अर्थात कौन सा कथन सही है? तो हर हत्या सदोष मानववध है, परंतु हर सदोष मानववध हत्या नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 है कि एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक प्रमुख वाद है, यह किससे संबंधित है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, विकृतिता से संबंध में। ऑप्शन बी, दुर्घटना के संबंध में। ऑप्शन सी, कूट रचना के संबंध में। ऑप्शन डी, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। क्वेश्चन आपको उत्तराखंड एपीओ 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य का जो वाद है यह संबंधित है गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इस पर के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य के बाद इस पर एक मूवी भी बना हुआ है। क्या अक्षय कुमार का कोई मूवी रुस्तम, हाँ वही मूवी इस पर बना हुआ है। चलिए मैं इसका व्याख्या बता देता हूँ। के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से संबंधित है।
इस वादे में उच्चतम न्यायालय द्वारा गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के परीक्षण के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्ति के एक समूह पर क्या करता है? भरी हुई तोप चलाता है और उसमें से एक का वध कर देता है, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्व चिंतित परिकल्पना न रही हो। ने कौन सा अपराध किया है? ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 299 के अंतर्गत अपराध किया है। ऑप्शन बी धारा 300 के अंतर्गत अपराध किया है। ऑप्शन सी धारा 304 के अंतर्गत अपराध किया है। ऑप्शन डी धारा 304A IPC के अंतर्गत अपराध किया है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता दूं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का एग्जाम्पल देखा जाए तो उस वक्त जो भीड़ इकट्ठा हुआ था एक जगह पर, तो वहाँ पर जो अचानक गोली चलाया गया था, उस स्थिति में बिना पूर्व चेतावनी के या फिर उसका यह उद्देश्य ना होना कि किसी एक विशेष व्यक्ति या विशिष्ट समूह को मारा जाए। इस स्थिति में यदि गोली चलाया जाता है, इससे यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में वह हत्या का दोषी होता है। यह उसी स्थिति का एग्जाम्पल है। जैसे मैं फिर से आपको दोहरा दूँ, क्या है? एक विशिष्ट प्रतिहेतु बना, अर्थात उसका उद्देश्य नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति को गोली मारना। ओके, इसके बावजूद वो क्या करता है? एक समूह पर अर्थात एक भीड़ पर क्या करता है? तोप चलाता है। तोप चलाने के कारण क्या होता है? इसमें से एक का वध हो जाता है, अर्थात एक की मृत्यु हो जाती है, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति के मृत्यु कारित करने का उसके पूर्व परिकल्पना न रहा हो। फिर भी यहाँ पर क्या होगा? कौन सा अपराध का दोषी होगा? तो यहाँ पर IPC धारा 300 अर्थात हत्या के अंतर्गत उत्तरदायी होता है। ओके, क्वेश्चन आपको उत्तराखंड APO 2016 के एग्जाम में तथा MP सिविल 2016 एंड राजस्थान 2003 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए मैं इसका व्याख्या फिर से दोहरा देता हूँ। भारतीय दंड संहिता धारा 300 के दृष्टांत घ में वर्णित है कि किसी प्रतिहेतु के बिना भीड़ क्या है? मनुष्य के समूह पर गोली चलाता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ हत्या का दोषी होगा, यद्यपि किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु की परिकल्पना उसने नहीं की थी। ओके, यानी वह उसे किसी विशेष व्यक्ति के मारने का उद्देश्य नहीं रहा हो, फिर भी वह गोली चलाता है जिससे एक व्यक्ति मर जाता है, तो वह क्या होगा? तो हत्या के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? 28 में क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से कौन सा धारा के अंतर्गत मृत्यु दंड का प्रावधान है? ओके, अर्थात नीचे IPC के अंतर्गत कौन से सेक्शन में क्या है? मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। नीचे क्या गया है? नीचे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसलिए सेलेक्ट करना है। ओके, ऑप्शन ए क्या बताया? पहला क्या है? धारा 194 एंड 449 449। ऑप्शन बी दूसरा क्या है? धारा 134 एवं 149। तीसरा क्या है? धारा 364 क और 396 तथा चौथा क्या है? धारा 124 क तथा 132। तो मैं आपको बता दूं कौन सी धारा में है, और ऑप्शन बी है इसका, ए होगा 1 और 2, बी होगा 2 और 3, सी होगा 3 और 4 एंड डी होगा 1 और 4। तो मैं आपको बता दूं IPC की कौन सी धारा है जिसमें दंड क्या है? मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। ओके, तो वह धारा हो गया है, वह धारा हो गया आपको IPC की धारा होगा 134 और 194 और साथ ही साथ 364 का तथा 396 में क्या किया गया है? मृत्यु दंड अर्थात हत्या का प्रावधान, मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 और 3। सोचा व्याख्या के माध्यम से इसे स्पष्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन आपको UPPO 2005 एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय दंड संहिता की धारा 132, 194, 364 क और 396 के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकेगा। धारा 396 हत्या सहित डकैती को बताता है, वही धारा 364 का मुक्ति धन के लिए व्यपहरण, धारा 194 मृत्युदंड से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या घटना जिसके परिणाम स्वरूप निर्दोष व्यक्ति की फांसी हो गई हो, तथा धारा 132 विद्रोह के दूसरे दंड यदि उसके कारण विद्रोह किया जाए से संबंधित है। धारा 124 का क्या है? राजद्रोह तथा धारा 494 क्या है? मृत्यु से दंडनीय अपराध करने के लिए गृह हत्या से संबंधित प्रावधान करता है। ओके, तो मैं आपको फिर से दोहरा दूं कौन कौन सी धारा के अंतर्गत है जो मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। तो वह धारा है IPC की धारा 132, 194, 364 का तथा धारा 396 के अंतर्गत क्या किया गया? मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 29 है 29। क जानता है कि ख की तिल्ली बढ़ी हुई है, ओके, अर्थात प्लीहा बढ़ी हुई है। वह ख को एक मुक्का मार देता है, जिससे क्या होता है, तिल्ली फट जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। क एक डॉक्टर होने के नाते यह भी जानता था कि उस स्थान पर साधारण सा प्रहार से भी तिल्ली फट जाएगी और ख की मृत्यु संभव है। क किस अपराध का दोषी होगा, ओके, अर्थात क्या हो गया, क एक डॉक्टर है, ओके, तथा वो डॉक्टर होने के नाते यह जानता है कि ख की तिल्ली बढ़ी हुई है तथा वह उस व्यक्ति की तिल्ली जहाँ पर बढ़ी हुई है वहाँ पर सामान्य प्रहार या साधारण चोट भी किया जाए उससे तिल्ली फट जाएगी तथा उससे संभावना है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस स्थिति में क कौन से अपराध का दोषी होगा, ओके, तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए आपराधिक मानववध जो हत्या कोटि में नहीं आता है, ऑप्शन बी हत्या का दोषी होगा, ऑप्शन सी किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, ऑप्शन डी घोर उपहत्या का दोषी होगा, ओके। तो मैं आपको बता दूं, यह डॉक्टर है, अर्थात क्या है, डॉक्टर है, वो जानता है कि तिल्ली बढ़ी हुई है तथा वहाँ पर साधारण प्रहार किया जाता है जिससे तिल्ली फट जाएगी, उसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्या होगा, हत्या के अपराध का दोषी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओके। क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 2005 तथा 2006 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका व्याख्या क्या है, व्याख्या बतला देता हूँ। भारतीय दंड संहिता धारा 300 की दृष्टांत ख के अंतर्गत हत्या के अपराध का दोषी होगा, क्योंकि क यह जानते हुए कि ख के तिल्ली बढ़ी हुई है तथा उस स्थान पर साधारण प्रहार से भी तिल्ली फट जाएगी जिससे ख की मृत्यु संभाव्य है। ख के उसी स्थान पर मुक्का मारता जिसके परिणाम स्वरूप ख की तिल्ली फटने से मृत्यु हो जाती है, अतः क हत्या के अपराध का दोषी होता है। क्योंकि क्या है, क जानता है क्योंकि वह डॉक्टर है तथा वह संभाव्यतः अनुमान भी लगा सकता है कि एक डॉक्टर होने के नाते मैं इतना जानता हूँ कि किसी व्यक्ति के यदि तिल्ली बढ़ा हुआ है तो उस पर साधारण चोट करता हूँ तो इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण क्या होगा, इस कारण वह हत्या का दोषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 30। क्या इसमें, क हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है और यह जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाए। ख उसकी गाड़ी से मारा जाता है। क किस अपराध का दोषी होगा। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति हवाई जहाज पकड़ने के लिए क्या करता है, बहुत तेज से गाड़ी चलाता है तथा वह जानता है कि मेरे इतने तेज से गाड़ी चलाने के कारण संभावता है कि किसी की मृत्यु हो जाती है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, ख की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर क होगा कौन सा अपराध का दोषी है। ऑप्शन नंबर ए आपराधिक मानववध जो हत्या कोटि में नहीं आता है उसका दोषी है, ऑप्शन बी हत्या का दोषी है, ऑप्शन सी गंभीर उपहत्या का दोषी है, तो ऑप्शन डी उपेक्षा का दोषी है। क्वेश्चन आपको यूपी 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ओके। मैं आपको बता दूँ वह कौन सा अपराध का दोषी होगा, तो वह हत्या का दोषी होगा, क्योंकि वह जानता है कि वह उपेक्षापूर्ण जो गाड़ी चला रहा है जिससे किसी की मृत्यु हो जाती है, जिसकी पूरी संभावना है, परिणाम स्वरूप ख की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क हत्या का दोषी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपको पूछा जा चुका है यूपी 2011 के एग्जाम में। चलिए मैं इसका व्याख्या बतला देता हूँ। गौरीचंद्र गोपी 1866 का प्रकरण में क हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेजी से गाड़ी चलाता है और वह जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाए। ख उसकी गाड़ी से मारा जाता है। क भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार मृत्यु कैद करने के अपराध का दोषी होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा जा रहा है, 31 में कि क यह जानता है कि ख को हृदय की बीमारी है, ओके, और यह भी कि यदि ख के सीने पर प्रहार किया जाए तो उसे ख की मृत्यु होना संभव है। इसका ज्ञान ख के सीने पर है, इसका ज्ञान उससे है तथा इसके साथ क्या करता है, वह ख के सीने पर प्रहार करता है जिससे ख की मृत्यु हो जाती है। क दोषी है। क किसका दोषी है, यह क्वेश्चन उसी प्रकार है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था जिसमें था कि डॉक्टर है जिसे यह पता है कि उसके जो पेशेंट है फिर उसके सामने वाले उसकी तिल्ली बढ़ी हुई है, उस पर यदि साधारणतः मुक्का मार जाता है तो उसकी तिल्ली फट जाती है जिससे यह संभावना है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। यह उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी पर आधारित है, ओके। मैं आपको बता दूँ, क यह जानता है कि ख को क्या है कि हृदय की बीमारी है और यह भी कि यदि ख के सीने पर प्रहार करते हैं तो उससे ख की मृत्यु होना संभव है तथा उसका ज्ञान भी उसे है,
परिणाम स्वरूप क्या करता है, क ख के सीने पर प्रहार करता है जिससे ख की मृत्यु हो जाती है। तो क कौन सा अपराध का दोषी होगा? ऑप्शन नंबर ए हत्या का दोषी होगा। ऑप्शन बी सदोष मानववध जो हत्या नहीं है उसका दोषी होगा। ऑप्शन सी घोर उपहत्या का दोषी होगा। ऑप्शन डी उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कृत्य का वह दोषी होगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं वह कौन सा अपराध का दोषी होगा, तो वह हत्या का दोषी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 सही आंसर है ऑप्शन नंबर है। तो क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ पीसीजे 2004 तथा 2005 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्या है 32 में? जब उपहति सासे हो एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो तथा परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित हो जाती हो तो यह अपराध है। ओके, जब उपहति क्या है सासे अर्थात आशय पूर्वक किया जाता है। ओके, तथा प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में अर्थात प्रकृति में साधारणतः यह जाना जाता है या फिर प्रकृति में साधारणतः कहा जा सकता है कि इससे क्या होगा, मृत्यु कारित हो जाएगा। तथा मृत्यु कारित होने के लिए परिणाम है पर्याप्त है। ओके, तब परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसका मृत्यु कारित हो जाता है। तो यह कौन सा अपराध होता है? ऑप्शन नंबर ए हत्या का प्रयास। ऑप्शन बी सदोष मानव जो हत्या के श्रेणी में नहीं आता हो उसका अपराध होगा। ऑप्शन सी हत्या का अपराध होगा। ऑप्शन डी घोर उपहत्या का अपराध होगा। मैं आपको बता दूं यह कौन अपराध होगा, तो यह हत्या का अपराध होगा। इसे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। एक व्यक्ति ओके साधारणतः वह जानता हो कि उसकी पीलिया बढ़ी हुई हो ओके तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी पीलिया पर वार किया जाता है, लेकिन वो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में इतना प्रहार किया जाता है कि वह मारा जाए, उसकी पीलिया बढ़ी होने के कारण। परंतु यदि वह एक स्वस्थ व्यक्ति होता जिसकी पीलिया नहीं बढ़ी होती, उस पर मारा जाता तो उसकी तो मृत्यु नहीं होती, तो उस स्थिति में वह क्या होगा, हत्या का अपराध का दोषी नहीं होता। परंतु यदि सामान्य अनुक्रम में प्राकृतिक के सामान्य अनुक्रम में यदि उसे पता है कि उसकी पीलिया बढ़ी हुई है, उस पर थोड़ा प्रहार भी किया जाए तो उसे मर जाएगा अर्थात उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी। जिसके परिणाम स्वरूप वह ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित हो जाती है, तो वह कौन सा अपराध का दोषी होगा, तो वह हत्या का अपराध का दोषी होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 में बतलाया गया है। यदि उपहति सासे हो एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के पर्याप्त हो तो वह कौन सा अपराध का दोषी होगा, तो वह हत्या का दोषी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपको एमपीएससी सिविल जज 2005 तथा 2006 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए मैं इसका व्याख्या बतला देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड 3 के अनुसार यदि उपहति किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से की गई हो और वह शारीरिक उपहति प्राकृतिक सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो और इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित हो जाती हो तो यह क्या होगा, तो यह अपराध हत्या होगा अर्थात वह मर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या होता है, ब की हत्या करने के उद्देश्य से ब की झोपड़ी तक गया। उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि ब झोपड़ी में सो रहा है। झोपड़ी में केवल एक दरवाज़ा था और कोई खिड़की नहीं थी। उसने दरवाज़ा बाहर से बंद करके ताला लगा दिया। तत्पश्चात उसने झोपड़ी में आग लगा दी। ब जलकर मर गया। किसका दायी होगा? ओके, ऑप्शन नंबर ए घोर उपहति के लिए। ऑप्शन बी हत्या के लिए। ऑप्शन सी अपराधी मानववध के लिए जो हत्या नहीं उसके लिए। फिर ऑप्शन डी इनमें से किसी भी अपराध के लिए वह दोषी नहीं होगा। ओके, मैं आपको बता दूं यह प्राकृतिक सामान्य अनुक्रम में है कि यदि किसी को घर में बंद कर दिया जाता है, घर में एक ही दरवाज़ा और एक ही खिड़की है, दोनों को बंद कर दिया जाए और उसको आग लगा दिया जाए, परिणाम स्वरूप क्या होगा, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे ही होता है। और क्या करता है, ब की हत्या करने के आशय से ब के झोपड़ी तक जाता है तथा यह सुनिश्चित कर लेता है कि ब झोपड़ी में सोया हुआ है। परिणाम स्वरूप उसका दरवाज़ा और खिड़की बंद कर देता है तथा बाहर से ताला लगाकर उसमें आग लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, ब जलकर मर जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हत्या के लिए उत्तरदायी होगा। तो प्राकृतिक के सामान्य अनुक्रम में यह कहा जा सकता है कि यदि घर में आग लगाया जाए तो व्यक्ति जल के मर जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 1993 में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए इसका व्याख्या बतला दूँ। यहाँ पर अ ने झोपड़ी में आग लगाकर तथा उसका दरवाज़ा बाहर से बंद करके ताकि ब बाहर न निकल सके ब की सासे मृत्यु कारित किया, अतः हत्या का दायी होगा। इस हेतु आर वेंकल का प्रकरण दृष्टान्वित है, अर्थात इसका इस बात पर आधारित है। यह समस्या कौन सी बात पर आधारित है, तो आर वेंकालू के बात पर समस्या आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है मैं बता दूँ। 34 में है कि ब पर झ आघात लगाता है। ब को इस प्रकोप से तीव्र क्रोध आ जाता है
और जो निकट ही खड़ा है ब के क्रोध का लाभ उठाने और उसमें झ का वध करने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी इस प्रयोजन के लिए दे देता है, ब उस छुरी से ग का वध कर देता है। और किस अपराध का दोषी होगा? ऑप्शन नंबर ए, हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। ऑप्शन बी, आपराधिक मानव वध करने के लिए दुष्प्रेरण का दोषी होगा। ऑप्शन सी, हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा। तो ऑप्शन डी नहीं, वह हत्या का दोषी होगा। ओके, क्वेश्चन में फिर से एक बार दोहरा दूँ। ब पर क्या करता है? झ आघात लगाकर, ओके, ब को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है, आघात करता है। तो इस अर्थात क्या करता है? ब पर झ मार करता है या फिर मारता है, आघात लगाता है। ओके, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? ब को तीव्र क्रोध आ जाता है। और जो निकट ही खड़ा हुआ है ब के क्रोध का लाभ उठाने के लिए क्या करता है? उससे झ का वध करने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी पकड़ा देता है, ब उस छुरी से ग का वध कर देता है। ओके, तो अब कौन सा अपराध का दोषी होगा? तो मैं आपको बतला दूँ, होगा आपको हत्या के अपराध का दोषी होगा। क्वेश्चन आपको एमपीएससी जो 1996 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैं इसका व्याख्या बतला देता हूँ। असहायता द्वारा हत्या का दुष्कर्म करता है, अतः हत्या के अपराध का दोषी होगा। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता के धारा 300 के अपवाद 300 के प्रथम अपवाद के दृष्टांत 6 पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35। यह कि नाक खींचने का प्रयास करता है। ओके, यह क्या करता है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के प्रयोग में ऐसे करने से रोकने के लिए को पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप को क्या होता है? अचानक तीव्र आवेश आ जाता है और वह यह का वध कर देता है। ने कौन सा अपराध किया है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, हत्या का अपराध किया है। ऑप्शन बी, आपराधिक मानव जो हत्या नहीं उसका अपराध किया है। ऑप्शन सी, कोई अपराध नहीं किया है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, तो मैं आपको बतला दूँ यहाँ पर कौन सा अपराध होगा। यहाँ पर वो हत्या के उत्तरदायी होगा। ओके, परंतु कैसे, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। और क्या है? यह कि नाक खींचने का प्रयास करता है। ओके, यह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकता है। ओके, जो नाक खींचता है तो वह अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत उसे ऐसा करने से रोकता है। तो वह क्या करता है? अपना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत कार्य करता है। ओके, तो इसके परिणाम स्वरूप जो उसको होता है को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है। तो उसको जो आवेश आता है, अचानक और तीव्र आवेश जो आ जाता है, वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत किए गए कार्य से आ जाता है। उसके परिणाम स्वरूप यदि वह मृत्यु कार्य कर देता है तो उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार के अंतर्गत उसका उपयोग नहीं मिलता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या होता है? गुड फेथ में मिलता है। यह नहीं कि आप किसी अन्य व्यक्ति को नाक खींचे या फिर मारे जिसके परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा में आपको रोके तो फिर भी वहाँ पर आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या होता है? वह अपने आप को बचाव के तरफ होता है, ना कि बदला लेने के लिए होता है। ओके, तो मैं आपको बतला दूँ, है जो यह को नाक खींचने का प्रयास करता है। यहाँ पर क्या है? यह को प्राइवेट प्रतिरक्षा है कि वह अपना नाक खींचने से रोक सके। ओके, इसके परिणाम स्वरूप वह को पकड़ लेता है। ओके, तो यहाँ पर का पकड़ लेता है तो को यहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा कोई अधिकार नहीं है कि वह जो उस तीव्र आवेश आ जाता है जिसके परिणाम स्वरूप वह क्या करता है? उसका वध कर देगा तो हमको प्राइवेट प्रतिरक्षा में लाभ मिल जाएगा, तो उसे ऐसा नहीं मिलेगा। ओके, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या है? बदला लेने का नहीं है बल्कि बचाव करने का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ पर क्या होगा? क्या होगा? हत्या का अपराध का दोषी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन आपको MPAPO 1997 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, ये चलिए व्याख्या बतला देता हूँ। यहाँ प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दी गई है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में की गई है, अतः को भारतीय दंड संहिता धारा 300 के अपराध एक लाभ नहीं मिलेगा तथा उसने हत्या का अपराध किया है। बातें आपको बताई गई दृष्टांत अंगम में अर्थात दृष्टांत ई में बतलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? 36 में कि यह जो एक मजिस्ट्रेट है, ओके, के समक्ष साक्षी के रूप में उपसंजात होता है। यह कहता है कि वह के अभी साक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता और यह कि ने शपथ भंग की है। को इस शब्द से अचानक आवेश आ जाता है और वह यह का वध कर देता है। यह है ऑप्शन नंबर ए, गंभीर और अचानक प्रकोपन। ऑप्शन बी, हत्या। ऑप्शन सी, हत्या कोटि में नहीं आने वाला
मानववध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन आपको MPAPU 2009 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, यह वही बात है जो ना खींचने वाला है उसी पर आधारित है। इसमें भी नहीं बोला जा सकता है कि हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वह होगा हत्या के अपराध के लिए उत्तरदायी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसका व्याख्या में क्या है, प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अनुपात 1 के दृष्टांत घ पर आधारित है, जिसमें उक्त तथ्य और परिस्थिति में कृत्यों को हत्या माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, क एक पति अपनी निहत्थी पत्नी पर मुसल से आक्रमण करता है जबकि उसके जीवन को कोई भय अथवा खतरा नहीं थे। पत्नी अपने को बचाने के लिए उसके गुप्त अंगों को काट लेती है। परिणाम स्वरूप क ने उसके सिर पर मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। क ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया है? ओके, ऑप्शन नंबर ए हत्या का अपराध किया है। ऑप्शन बी कोई अपराध नहीं किया है। ऑप्शन सी आपराधिक मानववध का अपराध किया है। ऑप्शन डी हत्या का अपराध किया है। क्वेश्चन आपको यूपी लोड 2004 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क कौन सा अपराध का दायी होगा, तो क हत्या का अपराध का दायी होगा। ओके, यह इसमें भी आप नहीं बोल सकते हैं कि उसको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। ओके, उससे क्या होगा, वह हत्या का अपराध का उत्तरदायी होगा। चलिए मैं इसका व्याख्या बता देता हूँ। भारतीय दंड संहिता के धारा का अपवाद, भारतीय दंड संहिता के धारा 300 के अपवाद 2 के अनुसार ओके आक्रमणकारी को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। अतः क का कार्य धारा 300 के अपवाद 2 के अंतर्गत प्रतिरक्षा नहीं है तथा क का कार्य ऐसा है जो प्राकृतिक मामूली अनुक्रम में मृत्यु का आयत करने के लिए पर्याप्त है तथा क यह जानता है कि क का कार्य इतना आसन्न संकट है अर्थात इतना गहरा संकटपूर्ण है कि पूरी संभावना है अर्थात पूरी अधिक संभावना है कि वह मृत्यु कारित कर देगा। अतः क ने हत्या का अपराध कारित किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क बिना किसी कारण के एक भीड़ पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप ख की मृत्यु हो जाती है। क ने कौन सा अपराध किया? ओके, ऑप्शन नंबर ए मानव जो हत्या कोटि में नहीं आता वो अपराध क्या है। ऑप्शन बी घोर उपहति। ऑप्शन सी हत्या। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड PCJ 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ क है जो बिना किसी कारण के भीड़ पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप ख की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वह हत्या के अपराध का दायी होगा। ये उसी प्रकार है जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड का मैं एग्जाम्पल दिया था। ओके, एक भीड़ पर बिना किसी बचाव के या फिर बिना किसी उद्देश्य के, उसे किसी व्यक्ति का मारने का उद्देश्य नहीं था कि मैं किसी विशिष्ट व्यक्ति को मारूं, उस भीड़ पर गोली चला था, परिणाम स्वरूप भीड़ से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वो हत्या का उत्तरदायी होगा। साथ ही साथ इसमें भी वह हत्या का उत्तरदायी होगा। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको उत्तराखंड PCJ 2013 तथा MP सिविल जज 1983 तथा 2007 में तथा MP सिविल जज 1983 में भी पूछा जा चुका है। ओके, इसका व्याख्या क्या है, क भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड 4 के अनुसार हत्या का दोष होगा यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्णचित्त परिकल्पना न रही हो, फिर भी वह क्या होगा, हत्या का दोषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 39। धारा 300 के इस खंड में मृत्यु कारित करने का आशय आवश्यक नहीं है। IPC के धारा 300 के किस खंड में क्या होगा, मृत्यु कारित करने के लिए आशय आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रथम खंड में। ऑप्शन बी द्वितीय खंड में। ऑप्शन सी तृतीय खंड में। ओके, ऑप्शन डी चतुर्थ खंड में। तो क्वेश्चन आपको MP सिविल जज 2012 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, IPC के धारा 300 के चतुर्थ खंड में मृत्यु कारित करने के लिए आशय आवश्यकता नहीं है। ये उसी प्रकार है इसी प्रकार क्या हुआ, बिना किसी कारण के भीड़ पर कोई व्यक्ति गोली चलाता है जिससे किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर उसका आशय किसी विशेष व्यक्ति को मारना नहीं था, परिणाम स्वरूप किसी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यह बात बताई गई आपको IPC के धारा 300 के चतुर्थ खंड में बातें बतलाई गई। चलिए मैं इसका व्याख्या से फिर से स्पष्ट कर देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपराध को परिभाषित करता है। इस धारा में 4 खंड देखा है, जिसमें से प्रथम 3 खंड में इस अपराध हेतु आशय का होना आवश्यक है, परंतु चौथे खंड में आशय का होना आवश्यक नहीं है। ओके, अर्थात IPC के सेक्शन 300 में 4 खंड बताया गया है। ओके, जो 3 खंड है उसमें क्या है, आशय होना आवश्यक है, जबकि चतुर्थ खंड में आशय आवश्यक नहीं है। ओके, अर्थात धारा 300 का चौथा खंड यदि कार्य
करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना असह्य संकटपूर्ण है कि पूरी संभाव्यता है कि वह मृत्युकारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कर ही देगा जिससे मृत्युकारित होना संभाव्य है, और वह मृत्युकारित करने या पूर्ववर्ती रूप से क्षतिकारित करने का जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करता है तो वह हत्या का दायी होगा। ओके, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40। चलिए देख लेते हैं। अ तथा ब एक हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे। ओके, जब हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तब अ ने ब को हवाई जहाज से बाहर धक्का दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ब एक पेड़ पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अ यहाँ पर भारतीय दंड संहिता के कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध का उत्तरदायी होगा? ऑप्शन नंबर ए धारा 302 में, ऑप्शन बी धारा 301 में, ऑप्शन सी धारा 299 में तथा ऑप्शन डी धारा 304A में। ओके, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कौन से वो अपराध का दोषी होगा। उसको हवाई जहाज की यात्रा से ऊपर से उसे नीचे फेंकना, इसे साधारणतः यह अनुमान लगाया जा सकता है किसी व्यक्ति को ऊपर से यदि नीचे गिराया जाए तो उसकी मृत्यु कारित होना निश्चित है, अर्थात पूरी संभावना है कि उसकी मृत्यु कारित हो ही जाएगी, परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ मृत्यु हत्या का दायी होगा। हत्या कहाँ बताया गया आपको? IPC सेक्शन 300 में हत्या को बतलाया गया, जबकि दंड कहाँ बतलाया गया? तो वह IPC सेक्शन 302 में बतलाया गया, अर्थात वह व्यक्ति को क्या होगा? IPC के सेक्शन 302 के अंतर्गत अपराध का उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सेंसर ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान APO 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, प्रस्तुत समस्या में अ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के उत्तरदायी होगा क्योंकि यह कृत्य IPC की धारा 304 के खंड 4 में परिभाषित प्रकृति का एक हत्या माना जाएगा। ओके, अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।